हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर सेकंड डिस्क्राइब करेंगे, जो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट स्टोरी दैट वाज रिलेटेड विद नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका। देयर कैन बी नो ग्रेट गिफ्ट देन दैट ऑफ गिविंग वंस टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अगर हम बात करें, ये ग्रेट लीडर है नेल्सन मंडेला, जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में, और उसका कोई उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो कुछ चाहता नहीं था, बस वो चाहता था कि लोग खुश रहें साउथ अफ्रीका में। सो कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट, मोस्ट एबल, इफिशिएंट एंड फार साइटेड लीडर ऑफ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। वो बहुत इफिशिएंट पर्सन था नेल्सन मंडेला, बहुत फार साइटेड पर्सन था, बहुत दूर तक देखने वाला इंसान था। फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड ड्यूरिंग वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, और ये अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में था। अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली कौन सा सिस्टम है, जहाँ पर ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में डिफरेंसेस किया जाता है। ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में एक दूरी रखने की कोशिश की जाती है, जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था। और यही अपार्थाइड सिस्टम में स्पेंड 28 ईयर्स इन प्रिजन फ्रॉम 1964 टू 1992, और काफ़ी टाइम तक 8 ईयर्स तक उसने अपने आप को जेल में भी रखा। गवर्नमेंट ने उसे होल्ड करके रखा, और वो काफ़ी बैडली वो प्रिजन में था, रॉबिन्स आइलैंड में। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अगर हम डिस्कस करें तो ये स्ट्रगल क्या रहा, जो अपार्थाइड लोग थे उनका स्ट्रगल क्या था। तो ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था, ये 18 और 19 सेंचुरी में ज़्यादा नोटिस किया गया। यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका, यूरोप एक तरफ से ऑक्यूपाई कर रहा था साउथ अफ्रीका को, और बहुत सारे यूरोपियन लोग वहाँ पर सेटल हो चुके थे साउथ अफ्रीका में। अप्लाइड सिस्टम ऑफ अपार्थाइड विच डिवाइडेड कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स, और इस तरह से ये जो अप्लाइड सिस्टम यहाँ पर आया, जो अपार्थाइड सिस्टम यहाँ पर लागू होना स्टार्ट हुआ, इसने 3 सिस्टम में या 3 पार्ट्स में कंट्री को डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसमें पहले कौन थे, वाइट्स थे, सेकेंड ब्लैक्स थे, और थर्ड कलर्ड पर्सन थे। मीन्स ये 3 डिविजन्स में वो डिवाइड कर दिए गए अपार्थाइड सिस्टम के फॉर्म में। कमिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। काफ़ी यूनिक था, ये कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं है कि किया जाता था, बल्कि ये साउथ अफ्रीका में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। यू कैन सी द इमेज, ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड। कमिंग टू द ऑप्रेसिव सिस्टम फॉर द ब्लैक्स, कैसे उन्हें ऑप्रेस किया जाता था, कैसे उन्हें सेग्रेटेड कर दिया गया था, कैसे उन्हें सेपरेट कर दिया गया था। फर्स्ट वन, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, उन्हें वाइट एरियाज में एंटर करने नहीं दिया जाता था। कुड वर्क इन वाइट एरिया इफ़ हैव अ परमिट, और अगर उनके पास परमिशन होती थी तो ही उन्हें अलाउड किया जाता था वाइट एरियाज में एंटर करने के लिए। डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करें। ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर एज वाइट वर्शिप फ्रॉम द एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट, और इस तरह से वो चर्चेस, टॉयलेट्स, बसेस, कोई भी फैसिलिटीज़ जहाँ पर वाइट जाती थी वहाँ पर ब्लैक्स नहीं जाते थे। तो इस तरह से भी काफ़ी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया व्हीकल्स में या बसेस में, रेलवेज़ में, पब्लिक पार्क्स में। सो ये वी कैन सी कितना डिफरेंसेस किया गया, उन्हें सेपरेट कर दिया गया सोसाइटी से, और ना ही कोई वो फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे, ना ही वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे ये लोगों के अगेंस्ट में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये आता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर ANC का रोल। सिंस 1950 ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द सिस्टम, और 1950 से ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को राइट्स, इक्वल राइट्स देने के लिए। इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव वाइट जॉइन देम, और इस तरह से उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे, चाहे वो यूनियन के लोग थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, या सेंसिटिव कुछ वाइट्स लोग भी उससे ज्वाइन कर चुके थे। और 1964 में बेसिकली नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वे सेंटेंस टू लिव इम्प्रिजनमेंट, और 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ और भी 7 लोगों को सेंटेंस डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड। मगर इतना होने के बावजूद जो वाइट लोग थे, जो वाइट पीपल थे,
वो कंटिन्यू अपना रूल कर रहे थे और वहाँ पर वो टॉर्चर कर रहे थे, लाखों लोगों को मार रहे थे और ब्लैक एंड कलर्ड लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। इतना प्रोटेस्ट भी हो रहा था, उसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा था। और इतना प्रोटेस्ट इंक्रीज हो गया, द रेशियस्ट गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नॉट लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर रिप्रेशन। और इतना ये प्रोटेस्ट इंक्रीज होता गया कि अब जो वाइट्स गवर्नमेंट थी उन्हें पता चल गया कि अब वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते या ज़्यादा टाइम तक ब्लैक्स को प्रेशराइज करके नहीं रख सकते थे। तो रेशियस्ट गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज़। फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की कोशिश की, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे या जो डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉज थे उसे हटा दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वे लिफ्टेड। और जो बैन किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्मेशन पे या मीडियाज़ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि उन्हें कुछ नहीं दिखाना है, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। नेल्सन मंडेला वो रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और इस तरह से नेल्सन मंडेला को काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ा, उसके बाद उसे छूटने मिला जब गवर्नमेंट को लगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसे निकालना होगा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनली उसे 28 ईयर्स के बाद उसे जेल में से बाहर निकाल दिया गया। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस जनरेट हो चुका था, अब था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज बॉर्न, अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में एक मल्टी रेशियस गवर्नमेंट का बॉर्न हो चुका था। द ब्लैक फॉरगिव द वाइट, बोथ द ब्लैक्स एंड वाइट डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू South Africa based on equality of all race and democratic values, social justice and human right. Finally, blacks ने forgive कर दिया white को, even though वो लोग ने बहुत उन्हें kill किया था, मारा था, उसके बावजूद वो लोग ने उन्हें forgive कर दिया। और इस तरह से blacks and white decide किए कि वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन या न्यू साउथ अफ्रीका बनाएंगे, एक अच्छा साउथ अफ्रीका जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिले, जस्टिस मिले और सबकी राइट्स को ध्यान से देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। आफ्टर 2 years डिस्कशन एंड डिबेट दे ड्रॉ अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव इट टू इट्स सिटीजन दैट मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबिलिटी इन एनी कंट्री। तो 2 years के डिस्कशन के बाद डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट, ब्लैक्स और वाइट्स के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और इससे सिटीजन्स को सौंप दिया गया और ये राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। और ये काफ़ी अच्छा राइट्स रहा, लोगों ने बहुत सीखा, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ लर्न किया। कमिंग टू द प्रियम्बल, अब साउथ अफ्रीका में प्रियम्बल में क्या मेंशन था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइजेज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमें पता है कि हमारे देश में एक अनजस्टिस हुई है। ऑनर दोज who suffered for justice and freedom in our land। और उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है जिन्होंने अपने काफ़ी लाइफ को खोया है, सफ़र किया है, एक अनजस्टिस जो फ्रीडम अब आज उन्हें फ्रीडम मिला है, मगर पहले वो एक अनजस्ट की तरह या अच्छे सिस्टम से नहीं रहते थे। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री। और उन्हें वो रिस्पेक्ट भी करते हैं जिन्होंने काफ़ी वर्क हार्ड किया है और बनाया है साउथ अफ्रीका को। दे बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू द ऑल हु लिव इन इट यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी। तो इस तरह साउथ अफ्रीका को सबके लिए इक्वल बना दिया गया, चाहे वो ब्लैक्स थे, वाइट्स थे या कोई अदर पर्सन है। वी देयरफॉर थॉट आवर फ्रीली इलेक्टेड representative adopt the constitution as the supreme law of the republic so as to। so इस तरह से फाइनली रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू से अडॉप्ट कर दिया गया, सुप्रीम लॉ बना दिया गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में इसे कोई कैंसिल करे या फ्यूचर में जैसे ब्लैक्स एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ था वो दोबारा कभी फ्यूचर में ना हो। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। Heal the past and establish the society based on democratic values, social justice and fundamental human rights। तो इस तरह से एक तरह से हील करने की कोशिश किया गया
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया गया। हमारे जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में जो गलती हुई उसे दोबारा नहीं करने के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा टारगेट किया गया। टुगेदर दे डिसाइडेड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कौन बनाया? नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया, किसी किसे साथ में लेना है, किसी किसे अलग करना है उसका डिस्कशन है। तो बेसिकली किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डिमॉन। किसी को भी बैडली ट्रीट नहीं किया गया कि ये लोग ख़राब थे तो इन्हें ख़राब जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए, वाइट्स ने काफ़ी किलिंग किया है तो उन्हें मारा जाए, तो वैसा कुछ नहीं किया गया। उन्हें जैसा नॉर्मल सबके लिए इक्वल सब कुछ करने की कोशिश की गई। एग्रीड दैट एवरीवन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से उन्हें ये भी सोचा कि सबको ही सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो सबको ही इक्वल राइट मिलनी चाहिए, सबका ही कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए और एक अच्छे एग्रीमेंट के थ्रू हो जाना चाहिए। इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरह से जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ब्लैक्स ने वाइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो ये पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज थे वो लोग ने काफ़ी इससे पॉजिटिव मैसेज लिया। कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कंटेन फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिसी एंड सोसाइटी इन अ कंट्री। तो अगर हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, एक सुप्रीम लॉ है। ओके, मीन्स इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये सुप्रीम लॉ है और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्न करते हैं या उसे फॉलो करते हैं। पॉलिसीज़ और सोसाइटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे प्रॉपर्ली रन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का? ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। और ये इंपॉर्टेंस साउथ अफ्रीका में था कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट हो चुका था दोनों के बीच में। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर्स टू विच डिसीजन। और इस तरह से स्पेसिफाई किया गया कि किसके पास कितनी पावर होगी और वो कितना काम करेगा। राइट एंड ड्यूटीज़, लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल राइट ऑफ द सिटीज़न। और इस तरह से लिमिट कर दिया गवर्नमेंट की पावर्स को, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो, तो पावर्स को लिमिट कर दिया गया और सबको इक्वल राइट देने की कोशिश की गई। गुड सिक्योरिटी, एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। और इस तरह से एक लोगों को इंस्पायर किया गया, इवन दो उनके अंदर एक मेंटल गैप था उसे भी इंस्पायर किया गया कि वो एक गुड सोसाइटी फॉर्म करने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, ब्लैक्स और वाइट दोनों का। सो अब डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, कैसे बनना स्टार्ट हुआ या कैसे इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। कमिंग टू द बेसिक मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1945 का इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया था, और यहाँ पर आज का इंडिया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट एंड सर्टेन टास्क। अब डिस्कस करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम डिस्कस करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है और एक सर्टेन टास्क, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था मगर इसे करना बहुत ज़रूरी था। ओके, प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्कस करते हैं इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इंडिया वॉज अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। और हमारे कंट्री को रिलीजियस बेसिस पे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया गया। द मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। और इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ पर किंग रूल करते थे। ओके, अब ये उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था कि वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, चाहे इंडिया के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ, वो या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो डिसीजन भी उनके ऊपर छोड़ दिया गया। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वॉज सीन नॉट मच सिक्योर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से एक फ्यूचर को देखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा गया, जो हम गेस कर सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे। ओके, तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफ़ी बहुत बड़ा टारगेट रहा इंडियंस लोगों के लिए। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता कैसा रहा, बनने का जो रास्ता था, ये तो प्रॉब्लम्स थे। अब देखते हैं पाथ क्या है उसका, ऑन द वे क्या प्रॉब्लम्स आए हैं या कैसे बना है। 1928 में ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर। तो अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया गया था 1928 में ही। ओके, किसने किया था?
मोतीलाल नेहरू, ओके, और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ 1931 में कराची सेशन में हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। कराची सेशन में डिस्कस किया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया लगेगा कैसा, या उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो 1931 के यू कैन से रेजोल्यूशन में पास करने की कोशिश की गई। तो उसके बेसिक पॉइंट्स है, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फोकस किया गया। सेकेंड वन, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी को फोकस किया गया। टू प्रमोट द राइट ऑफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज़ के राइट को भी प्रमोट करने की कोशिश की। मेनी एजुकेटेड इंडियंस वेर फैमिलराइज्ड विद द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। अगर हम देखें, बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस थे जो इनको काफ़ी नॉलेज हो चुका था, ब्रिटिशर के रूल में रहते रहते उन्हें काफ़ी नॉलेज हो चुका था कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जा सके। अगर ब्रिटिश चली जाती है बीच में तो हम कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन को या कैसे हम हमारे सिस्टम को चला पाएंगे। तो काफ़ी एजुकेटेड इंडियंस थे, ऐसा नहीं थे कि इंडियंस सब यूज़लेस थे। बहुत एजुकेटेड इंडियंस थे जिनके पास काफ़ी नॉलेज थी कि अगर ब्रिटिश चले भी जाए तो भी अपने देश को वो चला सकें। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अनदर बेनिफिट। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक इस पे डिस्कशन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे चाहिए, फ्रेमवर्क उसे कैसे किया जाए, या इसका क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हुआ है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मेनी ऑफ द लीडर्स वे इंस्पायर्ड बाय, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे इंस्पिरेशंस को लेना स्टार्ट किया, इंस्पायर हुए बहुत सारे चीज़ों से। तो पहला इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिला था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियल्स उसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स को लिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी हुआ था रशिया में, उसके भी पॉइंट्स को लिया गया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेना स्टार्ट किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लेंगे। ओके, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। द बिल्स ऑफ राइट इन यूएस बट डिडंट सिंपली इमिटेट दिस प्रिंसिपल, और बिल्स ऑफ राइट को भी लिया गया यूएसए से, बट इसे सिंपली कॉपी नहीं किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली क्या कहा गया कि ये इसे सिंपली इमिटेट नहीं कर दिया गया, इसके कुछ प्रिंसिपल्स को अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद में इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, अब 1946 में फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। और आफ्टर फाइनली ड्राफ्ट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो 299 मेंबर्स थे, और वो कुछ पॉइंट्स को अगेन उसमें जॉट डाउन किया गया, दोबारा से लिखना मेंशन कर दिया। उसमें था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ये बेसिक जो प्रिंसिपल हमने पहले देखे उसी को ऐड कर दिया गया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसे डोमिनेट करना स्टार्ट किया या ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इट हैज़ मेनी नॉन कांग्रेस मेंबर, और इसमें ऐसा नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेस का ही कंट्रीब्यूशन था, इसमें और भी सारे नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था देश के लिए। The Constitution does not reflect the view of its member alone, it expresses the inspiration of all people. तो Constitution किसी दो चार इंसान का माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो काफ़ी लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर थे, बहुत सारे लोगों के लिए इसे बनाया गया था। तो कुछ लोगों के बारे में सोच के नहीं बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, Election to the Constitution Assembly was held in July 1946 and its first meeting in December 1946. So हमने ये देखा कि जुलाई 1946 में, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई। आफ्टरवर्ड द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वैसे ही क्या हुआ, पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होना चाहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन, और इस तरह से B.R. अम्बेडकर एज अ चेयरमैन या एज अ हेड
सीट पर बैठे और उसके बाद में उसके ऊपर उसने काफ़ी डिस्कशन स्टार्ट किया, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते थे, उस पर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्लोली क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हुए, बहुत सारे राउंड लिए गए, बहुत सारे डिस्कशन हुआ, उसके बाद में इसे फाइनलाइज किया गया। और फाइनली द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट डेट, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। ओके, मगर इसे इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1915 को, 1950। ओके, वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बनाया था, बहुत पुराने टाइम पे बनाया गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट क्यों करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज। फ्यूचर जनरेशन तो यही सोचे कि कॉन्स्टिट्यूशन पुराना है, इसे क्यों हम एक्सेप्ट करें? So over the last 64 years, no longer social group or political parties have ever questioned the legitimacy of the constitution। अगर हम डिस्कस करें अभी तक जितने भी ईयर्स बीते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी सोशल ग्रुप ने क्वेश्चन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब बनाया है या अच्छा नहीं है, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना है। The Constituent Assembly represented the people of India. No universal adult franchise, but a fair geographical share of members from all the region of the country. So, Constituent Assembly में सिर्फ ये नहीं फोकस किया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाए, बल्कि एक फेयर जोग्राफिकल शेयर भी मिले, सबको इक्वल शेयर मिले। ओके, एडल्ट फ्रेंचाइजी तो था ही, मगर उसको जोग्राफिकल फेयर वर्क पे भी ज़्यादा फोकस किया गया कि जोग्राफिकली सबको ही इक्वल राइट मिले, सारे रीजन्स पे, सारे कंट्री के पार्ट पे सबका इक्वल राइट हो। असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो इस तरह से जो असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत सारे रिलीजन से बिलोंग करते थे, बहुत सारे कल्चर से बिलोंग करते थे, बहुत सारे ग्रुप से बिलोंग करते थे और बहुत सारे काम प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो काफ़ी सिस्टमैटिक वर्क करता है, काफ़ी सिस्टम उसमें अच्छे हैं और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। अगर मगर मिस्टेक्स अगर होते भी हैं तो उसमें एक अमेंडमेंट बना दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम अमेंडमेंट को ला सकें। मोर देन 2000 अमेंडमेंट पर कंसिडर्ड। तो इस तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पड़ी हमें आने वाले टाइम पे। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। तो इस तरह से वो 3 ईयर्स में काफ़ी टाइम तक इस पर डिस्कशन किया गया, कंटिन्यू डिस्कशन किया गया। एवरी डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड विच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स बोले गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे, डिस्कशन के टाइम पे, तो उसे सब रिकॉर्ड करके रखा है डिबेट में। और ये डिबेट जो है ये 12 बल्कि वॉल्यूम से बनाकर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है कि इसे ऐसा नहीं है इसे बनने के बाद छोड़ दिया गया, इसे रिकॉर्ड मेंटेन्ड है आज भी गवर्नमेंट के पास। कमिंग टू द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या गाइडिंग वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 2 वेज से है। बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ द मेजर लीडर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे मेजर लीडर्स हैं, हम टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत सारे फेसेस ड्रॉ किए हैं जिसमें काफ़ी उनका बड़ा रोल रहा है। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द ओन फिलोसफी। और ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने फिलोसफी के बारे में क्या सोचता है या अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने फिलोसफी के बारे में क्या बताता है। द ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस। अब क्या ड्रीम्स थे और क्या प्रोमिसेस थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो महात्मा गांधी in his magazine Young India in 1931 spelled out what he wanted the constitution to do। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया 1931 में। उसने उसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक मैगजीन में मेंशन किया था कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। बट B.R. अम्बेडकर क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन। मगर B.R. अम्बेडकर का सोचना कुछ अलग था, महात्मा गांधी ने जो सोचा था उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, B.R. अम्बेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। जवाहरलाल नेहरू गेव स्पीच ऑन मिडनाइट ऑफ अगस्त 15, 1947। और पंडित नेहरू ने रात के टाइम पे एक स्पीच दी थी। ही स्टेटेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लिव लाइफ एंड फ्रीडम। और जब दुनिया सो जाएगी तब इंडिया में एक लाइफ का जनरेशन होगा, एक फ्रीडम का जनरेशन होगा और वो फ्रीडम
पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास आएगी, सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अगर इंडिया में हमने देखा इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक फ्री इन्वायरमेंट में ब्रीथ करेगा, जहाँ पर वो हमेशा एक प्रेशर में रहता आया, आज वो फ्री इन्वायरमेंट में ब्रीथ करेगा। तो उस मिडनाइट को पंडित नेहरू ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी, जिसमें उसने ये डिस्कस किया था कि वो काफ़ी एम्बिशंस, मतलब फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव था, और अपने बहुत वर्क के थ्रू उसने उसमें इंक्रीमेंट करने की कोशिश की है। और उसने ये भी कोशिश किया कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, और किसी की आंखों में आंसू ना हो, सबके चेहरे पे खुशी हो। ये पॉलिसी से उसने अनाउंस किया कि अब हम न्यू इंडिया में रहेंगे, जहाँ पर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला है। कमिंग टू द प्रियम्बल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट एंड इट्स बेसिक वैल्यूज़, दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम डिस्कस करें तो प्रियम्बल बेसिकली होता क्या है, तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, ओके, जिसमें सबके बारे में, या यू कैन से सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया है प्रियम्बल से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या खास बात है कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत लॉन्ग है, बहुत डिटेल है उसमें, अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड, और इसमें हमने देखा अमेंडमेंट होता रहता है, इसीलिए अपडेट रहता है, कभी इसमें गलती नहीं निकलती, अगर गलती होती है तो उसको अपडेट कर दिया जाता है। इट लेज डाउन अ प्रोसीजर फ्रॉम चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, और इस तरह से यहाँ पर चूजिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और लोग ही गवर्न करते हैं पूरे कंट्री को। डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर्स टू टेक डिसीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंशनड है कि किसके पास कितनी पावर्स रहने वाली है। पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, और इस तरह से गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दिया गया कि ऐसा ना हो कि सिटीजन्स को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर दिया, सिटीजन्स को राइट देने के लिए, सिटीजन्स को अच्छा फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट की राइट को कंट्रोल में कर दिया गया। सो here comes the Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islamism, or you can say Islam as well as Christianity. So here comes the word India. Coming to the philosophy of constitution, basically हमारे constitution का क्या philosophy है। Values that inspire and guide the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for Indian democracy. तो इस तरह से जो values है, हमारे values हैं, उसे guide करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे नर्चर करता है, प्रोटेक्ट करता है, और फाउंड करता है इंडियन डेमोक्रेसी को। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सारे आर्टिकल्स, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, उसको गाइडेंस मिलता है, उसे प्रॉपर अरेंजमेंटली बनाया गया है, और उससे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आर्टिकल्स के थ्रू जा सकता है या उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इज बेसिक वैल्यूज़, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल। हमने देखा जो फर्स्ट पेज था वो क्या था, प्रियम्बल था हमारा। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू मेक द प्रियम्बल। तो इस तरह से जो अमेरिका को देखकर बहुत सारे कंट्रीज़ ने प्रियम्बल को ऐड किया, बिकॉज प्रियम्बल पहले ऐड नहीं था, मगर अमेरिका के सक्सेस के बाद उसे ऐड कर दिया गया, कि लोगों को लगा कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में होना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली। इसमें वैल्यूज़ एंड फिलोसफीज़ के बहुत सारे वैल्यूज़ है, बहुत सारे फिलोसफीज़ हैं, मगर इसे वैल्यूज़ को एक अरेंजमेंट करना, ये वैल्यूज़ जो है या जो फिलोसफी है उसे एक प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट द अरेंजमेंट। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट, हमें पता है बहुत लॉन्ग है, बहुत डिटेल है, देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट्स अपडेटेड।
हमने ये भी डिस्कस किया कि अपडेट किया जाता है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it was to be the accordance with the people aspiration and change in the society. इसमें changes ज़रूरी है लोगों के according. They did not see it as scared, static and unalterable. You can say जो लॉ बनाए गए थे वो स्टैटिक नहीं थे, ओके उसे फिक्स्ड नहीं रखा गया, उसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने में भी बना दिया गया कि ऐसा ना हो कि लोग परेशान हो जाए फ्यूचर में, अगर ये कानून बन जाए तो ये लोग परेशान रहें। तो इसे स्टैटिक नहीं रखा गया, इसे फ्लेक्सिबल करने की कोशिश की गई। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यहाँ पर ये डेफिनेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। बेसिकली क्या होता है, चेंजेस आना, ओके अमेंडमेंट मीन्स व्हाट, चेंजेस लाना। The Constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it will take quite difficult to understand. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like the Constitution, the Indian Constitution lays down for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take decision, and it will limit what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. तो इस तरह से हमने Constitution में देखा कि एक अच्छा अरेंजमेंट बनाया गया, जहाँ पर अगर हम फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हमें लगने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसे समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। मगर ये डिज़ाइन करने के बाद इसे समझना आसान हो गया है लोगों के लिए, ओके तो इस तरह से इसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया और लोग उसे फॉलो करते हैं, ओके और लोगों के पास पावर को मैक्सिमम दे दिया गया, क्योंकि हमने देखा डेमोक्रेसी में बेसिकली लोगों के पास ही पावर थी, और इंडिया में वो इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। एज इट लिमिट व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, और गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कर दिया गया, उन्हें काफ़ी पावर्स उनसे ले ली गई। इवन दो वो पावरफुल थे तब भी उनके पास पूरी पावर नहीं है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, कि वो वायलेटेड ना करें या लोगों को परेशान ना करें, इसीलिए उनकी पावर्स को लिमिट करने की कोशिश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। हियर आई एंड अप विद दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।